हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। हमारी फोर्थ टेस्ट है हमारा ऑफिशियल, और पैसेज है हमारा थर्ड, होमर्स लिटरेरी लेगेसी। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप के पूछे गए हैं हमसे। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है, यही देख लेते हैं। नोट में देखिए क्या है, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। हम एक से ज़्यादा बार उसको यूज़ कर सकते हैं इन हेडिंग्स को। चलिए, द क्लेम दैट द ओडिसी एंड इलियड, ये भाई इनकी पोएम्स के नेम है, ये नोवेल कह लीजिए, जो भी इनका वर्क था। द क्लेम दैट द ओडिसी एंड इलियड वर नॉट पोएम्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्लेम किया किसी ने कि जो ये दोनों पोएम्स हैं ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं थी। अभी देखते हैं 27th का है आपका आंसर ई को रीड करते हैं कि ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं थी। कुछ लोगों ने ये क्लेम किया। इन 1795 द जर्मन फिलोलॉजिस्ट फ्रेडरिच ऑगस्ट वोल्फ आर्ग्यूड, मतलब बहस की उसने, फॉर द फर्स्ट टाइम दैट नॉट ओनली वर होमर्स वर्क नॉट रिटन डाउन बाय होमर, कि ये वर्क कि होमर के द्वारा नहीं लिखा गया था, बट दे वर नॉट इवन बाय होमर, होमर के द्वारा इस काम को नहीं लिखा गया, ना ही ये उसका था। देयर वर रादर अ लूज कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ट्रांसमिटेड बाय जनरेशंस ऑफ ग्रीक बर्ड्स। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है अ क्लेम दैट, जो ये दोनों पोएम्स हैं ये ओरिजिनल फॉर्म में इसकी नहीं थी। तो चलिए देखते हैं। अब ये इन्होंने बता दिया कि इसने नहीं लिखी है। एक कहा है कि लूज कलेक्शन था। देन आगे चलते हैं, लूज कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ट्रांसमिटेड बाय जनरेशंस ऑफ ग्रीक बर्ड्स एंड ओनली रिडक्टेड क्या है, पब्लिश्ड इन देयर प्रेजेंट फॉर्म एट सम लेटर डेट में इसको पब्लिश किया गया। In 1920 an 18-year-old scholar and named मिलमैन पैरी took up the question, दोबारा सवाल उठाया गया होमरिक ऑथरशिप के ऊपर। ठीक है, होमर्स एपिक सीम्ड अनलाइक अदर लिटरेचर वॉज। अब इसमें दो के आंसर हैं भाई, एक तो आपका यही हो गया कि इसके ऊपर शक है उनको, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं थी ये जो इनकी पोएम्स हैं, इसलिए 27th का है जो हम ये करते हैं ई। नेक्स्ट एक थ्योरी, यही आंसर एक और का है, वो है आपका 30, अ कंपैरिजन बिटवीन कंस्ट्रक्शन ऑफ होमर्स पोएम का और दूसरे आर्ट का कंपैरिजन, वो भी इसी में किया गया है। कंपैरिजन देख लीजिए। 1920, ठीक है, टुक अप द क्वेश्चन होमरिक ऑथरशिप एज हिज मास्टर्स थीसिस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। He suggested that the reason Homer's epic seemed unlike other literature, औरों से अलग था, was because they were unlike other literature. Perry had discovered what Wood and Wolf had missed, the evidence that the poems had been transmitted orally. इसको orally मतलब कि लिटन में नहीं, सुनाकर बताया गया, was right there in the text itself. All those stylistic works, including the formulaic recurring plot elements, इसके बारे में है। तो कंपैरिजन भी भाई इसी पैसेज में दिया गया है। इसका थोड़ा सा टफ है ये और बोरिंग भी है कुछ, तो इसलिए 30th का भी आपका ई रहेगा। जब इस तरह की हेडिंग्स आती हैं तो चाहे एक लाइन या दो लाइन सी मैच हो, उसी में ही आपका सारा क्वेश्चन फुलफिल हो जाता है, क्योंकि इन्होंने 1 या 2 लाइन सी पूछी होती हैं इसमें, इस तरह की हेडिंग्स में, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 28 देखते हैं, थ्योरी इन्वॉल्विंग द री इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म ऑथर। री इंटरप्रिटेशन होता है पुनर्व्याख्या करना, दोबारा व्याख्या की गई हो ऑथर की, ऑथर के बारे में कुछ कहा गया हो। इसका आपका आंसर रहने वाला है 28 का डी। देखते हैं ऑथर के बारे में क्या कुछ बात की गई है इसमें। जीन जैक्स रूसो was one of the first modern critic है भाई ये, to suggest Homer might have been an author in contemporary sense।
अब ऑथर के बारे में बताया इसने कि कंटेम्प्रेरी सेंस में हो सकता है, सिंगल पर्सन हु सेट डाउन एंड रोट अ स्टोरी, इसने लिखी, पब्लिश्ड इट फॉर अदर्स टू रीड। इन 1781 ऐसे on the origin of languages, Swiss philosophers suggested Odyssey and Iliad might have been written in only in men's की memories में ही लिखी जा सकती थी ये। Somewhat later they were laboriously collected in the writing, कुछ टाइम बाद उसको राइटिंग में लिया गया, though that was about as far as his inquiry into matter went। अब ऑथर के बारे में अगर हम देखें तो भी सिर्फ यही बात है, होमर माइट हैव बीन एन ऑथर इन कंटेम्प्रेरी सेंस, इसकी पुनर्व्याख्या की गई है कि ये हो सकता है माइट लगाकर, तो इसलिए आपका 28 का है जो वो डी रहने वाला है आंसर। रेफरेंसेस टू द फैक्ट दैट लिटल इज नोन अबाउट, होमर्स की लाइफ के बारे में कम जानकारी मिली हो, ऐसा किसी पैसेज में कहा गया हो, इसका आपका सी है। सी में देख लीजिए, देयर वर नो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ होमर एंड नो ट्रस्टवर्दी बायोग्राफी भी नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सके उसकी लाइफ के बारे में। ऑफ द मैन एग्जिस्ट बियॉन्ड अ फ्यू सेल्फ रेफरेंशियल हिंट्स एम्बेडेड इन टेक्स्ट देमसेल्फ, तो यही है भाई कि कोई रिकॉर्ड उसके बारे में नहीं है, तो इसलिए डाउट है, उसके लिटिल नोन है, कम नॉलेज है, तो ये है आपका सी। अब हम चलते हैं 31 की तरफ। एग्जाम्पल्स ऑफ काइंड्स ऑफ पीपल एम्प्लॉयड टू रिकॉल लैंग्वेज, काइंड ऑफ पीपल लोगों के बारे में बताया गया होगा, अलग अलग काइंड्स ऑफ पीपल जिन्होंने एम्प्लॉयड काम किया रिकॉल लैंग्वेज को दोबारा लाने का, जिन्होंने काम किया वापस लाने का, तो 31 का आपका रहने वाला है ए। रीड करते हैं हम, अगर हम इसमें देखें कि लोग कैसे इसको लेकर आए वापस, मैसिव, अब ये पर्सन कह रहा है मैसिव रिपोजिटरी ऑफ यूजफुल नॉलेज, अ सॉर्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एथिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी विच द इफेक्टिव सिटीजन वॉज रिक्वायर्ड टू लर्न, जिसको उसने लर्न करना था सिटीजन ने, एज द कोर ऑफ हिज एजुकेशनल इक्विपमेंट। द ग्रेट ओरल वर्क्स ट्रांसमिटेड अ शेयर्ड कल्चर, बताया हेरिटेज हेल्ड इन कॉमन इन, बुक शेल्फ्स में नहीं था वो ब्रेन्स में। इन इंडिया एंटायर क्लास ऑफ प्रीस्ट्स ने वो काम किया, चार्जिंग में रहे, वो वॉज चार्ज विद मेमोराइजिंग द वेदास, वो लेकर आए परफेक्ट फेडिलिटी। इन प्री इस्लामिक अरेबिया में क्या हुआ, पीपल नोन एज रबीस वर ओफन अटैच टू पोइट्स के साथ अटैच रहे। बुद्धाज टीचिंग में वर पास डाउन हुई अनब्रोकन चेन ओरल ट्रेडिशन में, ये श्रीलंका इन द 1st सेंचुरी BC। ठीक है, तो इसलिए यहाँ आपका सुटेबल ए ही बैठने वाला है आंसर। काइंड ऑफ पीपल, अलग अलग तरह के लोगों को दिखाया गया, अलग अलग धर्म से रिलेटेड वो कैसे उन्होंने अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ाया या ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, लास्ट है ये 30 सेकेंड्स। डाउट्स हैं रिगार्डिंग होमर्स अपेरेंटली इनएप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन, कि उसका जो डिस्क्रिप्शन है होमर्स का वो इनएप्रोप्रिएट है, इस बात को लेकर डाउट्स हैं। देखते हैं ये बात किसमें की गई है भाई आपकी, बी को रीड करते हैं। बी में भी इसके डाउट्स के बारे में बताया गया है, लिटिल स्ट्रेंज, जैसे वाई, डाउट्स में क्वेश्चन ही पूछेंगे, ठीक है, वाई, एयर ऑल्सो वाई, क्वेश्चन मार्क्स हैं, ठीक है। तो इस अगर आप इस पैसेज को पढ़कर मीन्स रीड करते हैं तो इसमें आपको बताया जा सकता है कि इनएप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन के बारे में डाउट है उनको, तो 32 का आपका रहेगा बी। हाँ जी, अब हमारा इसमें नेक्स्ट है जो आपके पास वो रहने वाले हैं 33rd से 34th। देखिए ध्यान से, इनमें से आपने ये बताने हैं, वन मिनट, हाँ जी, इसमें आपने बताना है कि विच टू ऑफ दिस पॉइंट्स आर मेड बाय राइटर ऑफ द टेक्स्ट अबाउट ओडिसी एंड इलियड। ये दो पोएम्स हैं, इसके बारे में कौन से दो पॉइंट हैं जो राइटर ने इसमें बनाए हैं, हमने ये देखना है। चलिए शुरू करते हैं इसको देखना। यहाँ
देखिए इसका है आपका ओके, हाँ जी, एक तो इसका आंसर है आपका सी और एक है डी। Their content is very similar और later writers refer to them as ideal example of writing। एक तो their content is very similar, अब similar देखते हैं कंटेंट कैसे है इसका। यहाँ देखिए बी में जो मुझे लगता है, देखिए भाई थोड़ा टफ रहा मेरे लिए भी ये करना, तो अगर आपको और कहीं बेटर आंसर मिलता है तो प्लीज़ बताना मुझे, लेकिन मुझे यही लगा कि फॉर वन थिंग बोथ पोएम्स वर ओडली, ओडली होता है विचित्र रूप से, रिपीटेटिव, रिपीट कर रही थी, इन द वे दे रेफर टू करेक्टर्स, दे वर समहाउ क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग दैट केम आफ्टर, इवन अ लिटिल स्ट्रेंज, फॉर वन थिंग बोथ पोएम्स। ठीक है, अब देखिए अर्लियर मॉडर्न क्रिटिक्स सेंस्ड, उन्होंने अनुभव किया दैट दे वर समहाउ क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग दैट केम आफ्टर, इवन अ लिटिल स्ट्रेंज, फॉर वन थिंग, लेकिन एक चीज के लिए बोथ पोएम्स जो विचित्र रूप से रिपीटिशन कर रही थी, रिपीटिशन मतलब कि दोनों समान ही बात बता रही थी, ठीक है, तो इसलिए ये सिमिलर होगी। अब रिपीट कर रही थी दोनों बातों को रिपीट कर रही हैं तो सेम ही तरीके से कर रही हैं, तो कंटेंट इज वेरी सिमिलर है। एक तो ये हो गया, एक है आपका इसमें डी, लेटर राइटर्स रेफर टू देम एज आइडियल एग्जांपल ऑफ राइटिंग। भाई ये क्वेश्चंस आई कुडंट गेट, सो प्लीज़ सॉरी मेरी तरफ से, क्योंकि मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि हाँ अब मुझे ये आंसर नहीं मिला तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। तो अब हम चलते हैं 35 से 36 की तरफ। ये देखिए 35 देख लीजिए। Which of the two following theories does the writer of the text refer to? कौन से इनमें से दो बातें राइटर ने रेफर की हैं, हमने ये देखना है। सबसे पहले है जो आपका, इसमें आपके आंसर रहने वाले हैं बी एंड सी। नीदर द ओडिसी नोर द इलियड वर रिटन बाय होमर, इसमें राइटर ने ये कहा है कि ना तो ये पोएम और ना ही ये होमर ने नहीं लिखी, इस पोइट ने ये नहीं लिखी। तो अभी देखते हैं ये बात कहाँ है, ई में चलिए। जर्मन फिलोजिस्ट फ्रेडरिक ऑगस्ट वुल्फ आर्ग्यूड, क्या आर्ग्यू कर रहे हैं ये, फॉर द फर्स्ट टाइम दैट नॉट ओनली वर ह्यूमर्स वर्क नॉट रिटन डाउन बाय होमर, कि सिर्फ उसने अपना काम ही नहीं लिखा, होमर के द्वारा नहीं लिखा गया, बट दे वर नॉट इवन बाय होमर, होमर के द्वारा कुछ भी उसमें नहीं किया गया। यानी ये दोनों पोएम्स की बात हो रही है भाई, ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर रहेगा इसका जो है बी। सी देख लीजिए, होमर क्रिएटेड द ओडिसी एंड इलियड विदाउट राइटिंग देम डाउन, होमर ने ये दोनों बनाई कविताएं, उनको लिखे बिना बना दी। अभी देखते हैं, लिखे बिना मतलब ओरली बोलकर बना दी। यहाँ देखिए, पेरी हैड डिस्कवर्ड दैट वुड एंड वुल्फ हैड मिस्ड द एविडेंस दैट पोएम्स हैड बीन ट्रांसमिटेड orally was right there in the text itself। तो उन्होंने कैसे लिखी भाई पोएम्स को, ये एविडेंस कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने ये डिस्कवरी की कि एविडेंस है जो पोएम के वो कैसे बोले गए थे, orally उसको लिखा नहीं गया था, तो इसलिए आपका इसका आंसर रहेगा सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये देखिए 37 to 40 तक ये है हमारे। सबसे पहले देखिए, स्पोकन पोइट्री वॉज वंस द मीन्स बाय विच ईच, स्पोकन पोइट्री का पहले एक मतलब था कि जिसके द्वारा ईच प्रत्येक डैश ऑफ पर्टिकुलर कल्चर और कम्युनिटी कुड पास ऑन इट्स नॉलेज, कि पोइट्री में से कौन है जो हर एक कल्चर और कम्युनिटी में से इस नॉलेज से पास होएगा, कौन है भाई वो ईच जो इस नॉलेज से पास होगा। तो ये है हमारा 37। ए में देखिए इसके बारे में, यहाँ देखिए, until the last seek of history clock cultural transmission meant oral transmission and poetry passed from mouth to ear was principal medium of moving information, information जा रही है कहाँ, across space, किसके द्वारा, from one generation to next।
विच ईच जनरेशन को वो पहुंचने वाली है, पास होने वाली है उनके पास। ठीक है, जनरेशन आ गया। नेक्स्ट देख लीजिए, इंडीड इट हैज बीन सजेस्टेड दैट इट वॉज ड्यूटी ऑफ डैश। वास्तव में ये सजेस्ट किया गया था कि ये ड्यूटी किसकी है, टू नो पोइट्री सो दे वुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट सब्जेक्ट सच एज पॉलिटिक्स और हिस्ट्री, ताकि उनको पॉलिटिक्स और हिस्ट्री सिखाई जा सके। ये ड्यूटी किसकी है कि वो पोइट्री को जाने, ताकि हिस्ट्री और पॉलिटिकल सीख सके। अब किसने देखना है भाई, किसकी ड्यूटी है ये सीखने की, जिनको पोइट्री का पता होना चाहिए। इट वॉज आर्ग्यू द क्लासिस्ट एरिक हैवलॉक अ मैसिव रेपोस्ट्री ऑफ यूजफुल नॉलेज, अ सॉर्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्थेटिक्स। अब आ गया पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, विच ये किस पे होनी चाहिए, द इफेक्टिव सिटीजन वॉज रिक्वायर्ड। किसकी जरूरत है इनको, इफेक्टिव सिटीजन की जरूरत है कि टू लर्न एज द कोर ऑफ एजुकेशनल इक्विपमेंट, जिसको ये नॉलेज जानने की जरूरत है, किसको, सिटीजन को। तो वन वर्ड में है इसलिए अकेला सिटीजन रहेगा। नेक्स्ट देख लीजिए 39 है जो, साइकोलॉजिस्ट नाउ नो दैट व्हेन पीपल आर ट्राइंग टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन, जब वो याद करने की कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशन, दे में फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर वर्ड्स, उनको डिफिकल्टी आ रही है वर्ड्स को याद करने में। वो वर्ड्स दैट एक्सप्रेस डैश आइडियाज, वो वर्ड्स को याद करने में डिफिकल्टी आ रही है जो कैसे आइडियाज दे रहे हैं, यानी वर्ड से रिलेटेड बात है, वर्ड्स कैसे हैं और उसके आइडियाज कैसे हैं जिसमें डिफिकल्टी आ रही है। ये आप नेक्स्ट पेज पे चलिए, यहाँ देखिए सबसे नीचे, वर्ड्स दैट रीम आर मच मोर मेमोरेबल देन वर्ड्स दैट डोंट, कॉन्क्रीट नाउन आर ईजियर टू रिमेंबर। अब कौन से नाउन, मतलब वर्ड में देखिए, यहाँ देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि वर्ड्स दैट रीम आर मच मोर मेमोरेबल, इसको तो हम याद कर सकते हैं, बट वर्ड्स दैट डोंट, वर्ड्स को नहीं याद कर सकते। द कॉन्क्रीट नाउन्स, कंक्रीट नाउन्स आर इजियर टू रिमेंबर, कंक्रीट नाउन को याद करना आसान है देन एब्स्ट्रैक्ट वन, किसके मुकाबले, एब्स्ट्रैक्ट के मुकाबले। तो यहाँ आपका रहेगा डिफिकल्ट है रिमेंबर करना उनको जो कैसे आइडिया दे रहे हैं। इन्होंने बताया कि इजियर तो है रिमेंबर करना कंक्रीट नाउन को, और डिफिकल्ट है एब्स्ट्रैक्ट को। तो वर्ड है, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट के तौर पर यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए लास्ट है, इट इज ईजियर टू रिमेंबर वर्ड्स, वर्ड्स को याद करना आसान है, विच साउंड सिमिलर टू, विच साउंड जिसकी साउंड बराबर सिमिलर होती है, एक समान, और गो टुगेदर विद। क्या ये आसान है उन वर्ड्स को रिमेंबर करना जिनकी साउंड सिमिलर होती है, या फिर गो टुगेदर विद किसके साथ जाती है। अब ये देखते हैं, finding patterns and structure in information is how our brains extract meaning from the world, and putting words to music and rhyme is a way adding extra level of pattern and structure to language। अब क्या चीज़ें हैं जो rhyme and music हैं जो उनमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। यहाँ दिया हुआ rhyme तो भाई साउंड सिमिलर में आ गया, जिनकी सिमिलर साउंड होती हैं, और गो विद टुगेदर क्या रह गया फिर आपका, म्यूजिक के साथ वो चलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा आपका म्यूजिक। थैंक यू गाइस।